जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में लोग बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के 4 राज्य के बारे में, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में। इसको संगम काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे हम लोग देखेंगे कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के द्वारा। इसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसका जो मेन पार्ट है उसको हम लोग अपलोड कर दिए हैं, तो उसको पहले देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन डिस्कशन में आइएगा। देखिएगा कि जो पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन ठीक ठाक मतलब लड़ जाएगा इससे, और समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्थापत्य कला से जुड़े क्वेश्चनों को देख चुके हैं, जिसका 2 लेक्चर है, उसको भी आप लोग जाके कंप्लीट करेंगे तो आप लोग का पूरा जो है प्राचीन काल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और 2 लेक्चर आएगा, फिर पूरा प्राचीन काल आपका एक ही प्लेलिस्ट में हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो को, और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। चलो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है आप लोग के बीच। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 9वीं शताब्दी में, अब 9वीं शताब्दी की बात हो रहा है भाई, 9वीं शताब्दी पहुंच गए हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? भाई ये जो है, ये जो बोला गया है ना 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा, भाई ये सब क्वेश्चन का फालतू मतलब टाइम वेस्ट करने का एक वे दे दिया है। मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि चोल साम्राज्य की नींव डाली गई किसके द्वारा। तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक होगा उसी के द्वारा नींव डाली गई होगी। नींव का मतलब होता है कि एस्टेब्लिश कौन किया है, तो कौन किया है? विजयालय के द्वारा किया गया है। कौन से साम्राज्य की? चोल साम्राज्य के संस्थापक हो जाते हैं आपके विजयालय। क्या बन जाते हैं? विजयालय। विजय थलापति याद रखो, ठीक है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? विजय थलापति। तो यहाँ पे विजय थलापति नहीं करना है, विजयालय करना है। क्लियर है? अगला देखो, चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने किया, जो आरंभ में पल्लवों का जो क्या हुआ करता था, सामंत सरदार हुआ करता था। ये किसके सामंत थे? तो क्वेश्चन अगर यदि भूले भट गया जाएगा कि चोल साम्राज्य जो है किसके सामंत हुआ करते थे, तो ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। सामंत मतलब, सामंत मतलब एक तरह का नौकर समझो, नौकर बोलो या फिर दास बोलो, तो सामंत हुआ करते थे। क्लियर है? उसने 850 ईस्वी में लगभग जो है तंजौर पर, कहाँ पे? तंजौर में, अभी का नाम है उसका तंजावुर। क्या नाम है? तंजावुर। पहले का नाम था तंजौर, को अपने जो है अधिकार में कर लिया था। और इस समय पल्लवों और पांड्यों ने निरंतर संघर्ष चल रहा था, मतलब दोनों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पांड्य और पल्लवों के बीच। पांडवों की जो पांडव नहीं, पांडव हो गए वो महाभारत में आएंगे। यहाँ पांड्यों की जो निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर जो है विजयालय ने, कौन? जब पांडव इन लोग कमजोर हो गया, तो उसी का फायदा उठाकर विजयालय क्या करते हैं कि तंजौर वाला क्षेत्र में, यानी तंजावुर वाला क्षेत्र पर अधिकार जमा लेते हैं। और वहां जो है उसने दुर्गा देवी का मंदिर भी बनवाया था। समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि जब 2 आदमी लड़ता है तो बीच बीच में कोई तीसरा फायदा उठा लेता है। इतिहास हम लोग को यही चीज सिखाता है कि भाई दोनों भाई में झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो बीच वाला कोई फायदा उठा के फिर बर्बाद करेगा तुम लोग को। ये देखो ना, यहाँ पल्लव और पांड्य दोनों लड़ मड़ के रह गए। विजयालय क्या किया? पांड्यों का कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और नया साम्राज्य स्थापित कर दिया, नाम दे दिया चोल साम्राज्य। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला है चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो अभी हम बताएं विजयालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की जो है मूर्ति है, जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। मतलब बोल रहा है कि ये जो 4 मंदिर का नाम दिया गया है बाबू, इसमें आप लोग को बताना है कि एक मतलब नंदी वेल की मूर्ति जो है वो कहाँ पे है, मतलब इन 4 मंदिर में से कहाँ पे है। वही चीज बोल रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में, किस मंदिर मतलब कौन सा मंदिर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। भारी भरकम है मोटा तगड़ा नंदी की मूर्ति है। क्लियर है? जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति में माना जाता है। भारत के बहुत सारे नंदी मूर्ति है विशालतम, उसमें से एक माना जाता है। तो 4 को यहाँ पे दिया है ना। पहला बोल रहा है बिरधेश्वर मंदिर, फिर बोल रहा है लिंगराज मंदिर, फिर बोल रहा है आपका कंगरिया महादेव मंदिर, और चौथा बोल रहा है लेपाक्षी मंदिर। तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पे हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर में जो है नंदी बैल की भारी भरकम मूर्ति बनाई हुई प्रतीत हुई है, मतलब बनाई आ गया है। क्लियर है? ये है कहाँ पे भाई? तो ये आपका हो जाता है, ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तंजावुर में ना। देखो चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने
तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर के शिव मंदिर है जो राजा राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर का ही क्या नाम है भाई? बृहदेश्वर का ही क्या नाम है? तो राजा राजेश्वर नाम है। क्या नाम है? राजा राजेश्वर नाम है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में अगर यदि उल्टा पुल्टा कर दे तो घबराना नहीं है। जिसका नाम है बृहदेश्वर उसी का नाम क्या है? राजा राजेश्वर। चोल संस्थापक के उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट का मतलब होता है जो बनाया गया है, ठीक है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर के शिव मंदिर, कौन सा मंदिर? शिव मंदिर, जो कि किस नाम से फेमस है? राजा राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के काल में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो बोलना है कि राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। भारत के विशालतम मंदिरों में से एक यह द्रविड़ शैली का जो है सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन यह आ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली का जो है सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इनका विशालतम प्रांगण लगभग 240 मीटर इंटू 120 मीटर के आकार का है। मतलब इतना बाई इतना का है, 240 बटा 120 क्षेत्रफल में घिरा हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो है दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां जो है बनाया गया है। इस मंदिर के बाही गर्भ में जो है नंदी की एकास्मक विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत का सबसे बड़ा एकास्मक नंदी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, तंजौर का या फिर तंजावुर बोलेगा, ठीक है। तंजौर या फिर क्या बोलेगा? तंजावुर बोलेगा। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ है किसके शासनकाल में भाई? बोलो किसके शासनकाल में? अभी बताएं, राजा राज प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राज प्रथम के शासनकाल में। ये किस साम्राज्य का सम्राट था? तो ये चोल सम्राट का मतलब साम्राज्य का सम्राट था। चोल सम्राट हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चारों नौसेना को जो है नष्ट कर दिया और फिर जो है पांड्य राजा को पकड़ लिया था? तो पांड्य राजा को पकड़ लिया था कौन? राजराज प्रथम ने ही। कौन? राजराज प्रथम ने ही। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि चेर के बारे में दिया है, चेर का नौसेना का विनाश के बारे में कुछ दिया है। चेर नौसेना का विनाश, देखो राजराज प्रथम ने क्या किया था? तो 10वीं शताब्दी में त्रिवेंद्रम में, कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में, और मैंने अभी का नाम त्रिवेंद्रम है, पहले का नाम है कंडलूर सेले पर आक्रमण करके जो है चेरा यानी चेर के बेड़े को नष्ट कर दिया था। मतलब वहां का जो बेड़ा था ना, बेड़ा मतलब नौसेना, उसको क्या किया था? नष्ट कर दिया था। और इसी उपलब्धि में उनको जो है अभिलेखों में कंडालूर सलाई यानी कलम ए अरुटा कहा गया। बड़े लेडन ताम्रपत्र और तमिलनाडु अभिलेख बताते हैं कि उसी विजय सूत्र में उन्होंने जो है पांड्य राजा अरम भूगंज या फिर उसके प्रमुख सेना नायक को जो है पकड़ लिया था और मदुरै में भी रोन दिया था। उसके बाद पांड्य राजा के बारे में देखो, पांड्य राजा की उपलब्धियां। इस सफल अभियान के बाद जो है राजराज प्रथम ने, कौन? राजराज प्रथम ने मुड्डी लोचन यानी 3 मुकुट चोल, पांड्य कुल सनी आदि की उपाधि जो है धारण करता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राजा किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज जो है किस क्षेत्र में फैला हुआ था भाई? चोलों का राज हो जाएगा आपका किस क्षेत्र में? तो कोरोमंडल के तट वाला एरिया में। कहाँ पे? कोरोमंडल के तट वाला एरिया में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना, हाँ डी में दिया है। यानी दक्कन के कुछ भाग में जो है चोल साम्राज्य आपका फैला हुआ था। वेंकटम, क्या नाम था पहले? वेंकटम तिरुपति पहाड़िया से कन्याकुमारी या फिर केप कोमोरिन का विस्तृत जो है भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता है। इसमें जो है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग और उरैयूर और कावेरी पट्टम
तंजावुर चोलों के अधिकार में आया करता था। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, चोलों की राजधानी कहाँ थी भाई? तो चोलों की राजधानी हुआ करती थी तंजौर या फिर तंजावुर। क्या नाम था? तंजावुर बोलो या फिर तंजौर बोलो। चोलों की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। इसके आंतरिक गंगे कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में जो है चोलों की राजधानी उरईपुर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी संगम काल में? उरईपुर हुआ करती थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चोल शासन की विशेषता थी? बताना है कौन सा जो है चोल शासन का विशेषता हुआ करता था। तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ग्राम प्रशासन क्या क्या था? स्वायत्ता। ये क्या था? तो चोल प्रशासन की विशेषता हुआ करती थी। वहां पे ग्राम शासन प्रशासन को जो है स्वायत्ता प्रदान की गई थी। देखो, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में जो है स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामीण में ही क्रियान्वित किया गया था। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तभी हम लोग देखे ना भाई, यहाँ पे ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता था, यानी ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध थी, किस लिए प्रसिद्ध थी, इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता है ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, और इसीलिए फेमस है। तो ग्राम पंचायत के लिए फेमस हो जाएगी। समझ में आ गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, खाली पूछेगा फेर था। यूपीपीसीएस द्वारा पूछा गया है 1995 में। तो वही क्वेश्चन 63 बीपीएससी द्वारा 2017 में पूछा गया है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो चोल युग प्रसिद्ध था निम्नलिखित में किस लिए? धार्मिक के लिए? क्या नहीं, ग्रामीण सभा के लिए। ऑप्शन नंबर बी। फिर ये भी क्वेश्चन क्या था? रिपीटेड था। अगला क्वेश्चन देखो, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तभी हम लोग ग्राम प्रशासन के बारे में देखे हैं। किसमें था? चोलों में ना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसकी प्रशासनीय प्रणाली अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वच्छता विकास करना था? मतलब किसका था? ग्राम स्वच्छता के बारे में कौन बता रहा था? चोल ना। ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखो, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? चोल था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए जब भी आएगा चोल मार के आना है, आंख बंद कर देना, चोल मार के। ये जब भी कहीं पे लिखा हुआ देखने को मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में कि स्थानीय स्वशासन और ऑप्शन में रहेगा चोल, तो मारना है क्या? चोल। हो जाएगा आपका 10 नॉक की गोल। अगला क्वेश्चन देखो, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ पे है? बोल क्या रहा है पता है? ये बोल रहा है कि चोल प्रशासन जो था उसके बारे में बहुत से ब्यौरे में बात। ब्यौरे में क्या क्या होता है? ब्यौरे मतलब हो गया यहाँ पे बात। तो चोलों के बारे में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी जानकारियां हैं। किन शिलालेखों में है? सॉरी, बोल रहा है कि जिन शिलालेखों में है। शिलालेख का नाम नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है जिन शिलालेखों में है। उससे हमको मतलब नहीं है क्या नाम है शिलालेख का, मतलब कोई मतलब नहीं। बोल रहा है वो शिलालेख है कहाँ, वो तुमको बताना है। तो ये शिलालेख है आपका उत्तर कैमूर में। कहाँ पे है? उत्तर मेरूर में। देखो, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की जो है कार्यकारिणी समिति की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन ये सर आ सकता है कि नहीं कि उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख हो जाएगा प्रांतक प्रथम का। किसका? क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतक प्रथम का अभिलेख है, और ऑप्शन में दे देगा मेरूर अभिलेख और 4 गो और अभिलेख दे देगा। तो ध्यान में रखना है जो प्रांतक प्रथम है उनका अभिलेख का क्या नाम है? मेरूर अभिलेख। और मेरूर अभिलेख से ही हम लोग को प्राप्त किया जाता है किसके बारे में भाई? ग्राम प्रशासन की जो है बहुत सी वैर, चोल साम्राज्य की ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत से बातें। चोल काल में प्रत्येक ग्राम में अपनी जो है सभा हुआ करती थी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर जो है स्वतंत्र रूप से ग्रामीण शासन का जो है संचालन किया करती थी। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, चोल शासकों के शासनकाल में
भाई साहब, हो रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है? तो वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता है भाई? टोटवरियम। कौन देखता है? टोटवरियम। कौन देखता है? होटवरियम नहीं, टोटवरियम। होटवरियम ये वाला होट बोलते हैं, ये ठोट बोलते हैं। होट किसको बोलते हैं नहीं पता, तो यहाँ पे टोटवरियम आ जाएगा ऑप्शन में। क्लियर है? चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम जो है उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? उद्यान को बारे में देखता था, उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था कौन? तो टोटवरियम। चोलकालीन गांव के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी के समिति के अंतर्गत आया करती थी, जिसे हम लोग वरियम के नाम से जानते हैं। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को बोला जाता था टोटवरियम। क्या बोला जाता था? टोटवरियम। जबकि संवत्सर वरियम जो है वो वार्षिक समिति हुआ करती थी। एरी वरियम जो है तालाब समिति हुआ करती थी। और पोन वरियम जो था वो स्वर्ण समिति हुआ करती थी। मतलब पोन वरियम को देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि जो आपका पोन वरियम हुआ करता था, कौन सा? पोन वरियम, इसको कहा जाता था स्वर्ण समिति। स्वर्ण समिति को क्या कहा जाता था? पोन वरियम। स्वर्ण समिति को पोन वरियम। उसके बाद जो तालाब का समिति, तालाब का देख रेख करता था ना, तालाब वाला समिति था ना, तालाब समिति में अभी संगठन बोलो या फिर क्या बोलेंगे? पार्टी तो बोलेंगे पूरा समूह के लिए। संगठन बोल सकते हैं, समिति समझो। तो तालाब समिति के बारे में जो देख रेख करता था उसको कहा जाता था एरी वरियम। क्या कहा जाता था? एरी वरियम। और जो वार्षिक समिति के बारे में देखा करता था ना उसको कहा जाता था संवत्सर वरियम। क्लियर है? क्लियर है? तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कथन नीचे दिया हुआ है। पहला कथन बोल रहा है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर, चोलों ने क्या किया था? तो पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर दिया था। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व जो है स्थापित किया था। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर दिया था। अच्छा ठीक है, चोलों ने क्या था? अभी बताए थे ना कि चोल जो थे वो किसको हराए थे भाई? पांड्य शासकों को और चेर शासकों के बीच लड़ाई हो रहा था तो दोनों को हराए थे ना चोल। तो चोलों ने पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर जो है प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। हाँ सही बात है भाई, चोल ने हरा दिया था, उसके बाद अपना प्रभुत्व जो है स्थापित किया था। अगला देखो, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया पे, कहां पे भाई? दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध जो है सैन्य चढ़ाई की थी, कुछ क्षेत्र को जीत लिया था। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो नॉर्मल स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ क्षेत्र को जीत लिया था। भाई कोई अगर यदि हमला करेगा, आक्रमण करेगा, लड़ाई करेगा तो क्या करेगा? कुछ क्षेत्र को नहीं जीतेगा। क्या करेगा? चुमा लेने के लिए थोड़ी लड़ाई करता है कोई। क्षेत्र को ही विस्तार, पहले के राजा क्या करते थे? क्षेत्र को जीतो, अपने साम्राज्य में मिला लो, अपना क्षेत्र को विस्तार करो। तो वही तो बोल रहा है कि आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया, तो क्या दिक्कत है? जीत लिया होगा, कुछ क्षेत्रों की तो बात कर रहा है ना। तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। और अगर यदि किसी को जानकारी होगा तो वो तो खुद ही जानता है कि शैलेंद्र शासक जो था ये आपका कहाँ पे था? दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया वाला भाग में था। वहाँ पे जो चोल साम्राज्य का था ना शासक, राजेंद्र चोल, क्या नाम था? राजेंद्र, खतरनाक वाला था। इसको एक बार पता लग गया कि शैलेंद्रवा तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा है, शैलेंद्रवा को जाकर जो चोलवा छुरा है ना, पूरा पिटा, एकदम पूरा पिटा है। तो शैलेंद्रवा चल गया था चीन गया, और चीन में जाके बड़ाई कर रहा था कि चोल साम्राज्य का जो संस्थापक है ना राजेंद्र चोल, उनको हम पीट के आए हैं। पता चल गया तो वहां चल गया था चीन, राजेंद्र चोल वहां जाके फिर पीटा। बोला कि और बोलेगा किसी के सामने मेरा बुराई करेगा? बोला और महाराज नहीं, तो फिर छोड़ दिया था। तो क्या बोलते हैं, शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध जो है सैन्य चढ़ाई की थी और कुछ क्षेत्र को जीत लिया था। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, द्रविड़ देश में, कहाँ पे भाई? द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में चोल अधिपत्य की स्थापना जो है वस्तुतः प्रांतक प्रथम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चोल साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा प्रांतक प्रथम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, चोल अधिपत्य की स्थापना जो है वस्तुतः प्रांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को जो है हराकर मदुरे कोंड की उपाधि धारण करता है।
तो मधुरैकुंड की उपाधि धारण करने वाला शासक हो जाता है परांतक प्रथम। किसको हराया था? पांड का राजा था जिसका नाम था क्या नाम था? पांड राजा था ना, पांड राजा को हराया था। पांड राजा का नाम था मधुरा। क्या नाम था? मधुरा। पांड राजा में कौन था? मधुरा था। और मधुरा का हरा के कौन सा कुंड उपाधि धारण करता है? मधुरै कुंड की उपाधि धारण करता है। उसके बाद आता है राजराज प्रथम। कौन आता है भाई? राजराज प्रथम। ये क्या करते हैं? तो तंजौर, वर्तमान में तंजावुर अभिलेख के अनुसार जो है सिंघल यानी श्रीलंका के राजा राजेंद्र राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य, केरल और चोर के राजाओं को एक संघ में बनाया, जो चोल नरेश जो है राजा प्रथम के विरुद्ध था। देखो क्या हुआ था ना, श्रीलंका का शासक था महेंद्र पंचम। कौन था? महेंद्र पंचम। ये बोला कि पांड सब आ जाओ मेरे साथ, केरल वाले आ जाओ मेरे साथ, और हम लोग चोल के विरुद्ध एक सेना का नेतृत्व करते हैं, चोल के विरुद्ध इन लोग को लड़वाते हैं। तो चोल का राजा था उस समय राजा राज प्रथम। कौन था? राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने भी श्रीलंका को धो दिया पूरी तरह से। और इस संघ का जो है भेदन करने के लिए राजा राज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज यानी केरल पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान पर परास्त कर दिया। उसके बाद राजराज प्रथम के पुत्र आता है राजेंद्र प्रथम। कौन आता है भाई? राजेंद्र प्रथम, जिनको हम लोग राजेंद्र चोल के नाम से जानते हैं। इसी का नाम राजेंद्र प्रथम है और इसी का नाम क्या है? राजेंद्र चोल। इसने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध जो है सैन्य चढ़ाई किया और कुछ क्षेत्र को जो है जीत लिया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। चोल काल में निर्मित, कौन से काल में? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः होता है चतुर्भुज। कैसा होता है? चतुर्भुज है। कैसी देवीकृत है? तो चतुर्भुज देवीकृत है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। देखो चोल क्या है भाई? तो चोल कलाकारों ने, कौन से कलाकार? तो चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया और पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो है नटराज यानी शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली हुई है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायतः कैसी होती थी? तो चतुर्भुज रूप में हुआ करती थी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के जो है स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमाओं की रचना मानी जाती है? समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाते हैं। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित तो समझ में आ गया होगा कि जो 4 गो दिया है उसको कहा जाता है निम्नलिखित। तो निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के, कहाँ के? दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के, किस काल की बात कर रहा है? चोल युग का बात कर रहा है। उसमें स्थापत्य को, स्थापत्य मतलब स्थापत्य का मतलब क्या होता है? इसको कमेंट में फेंक के बताओ तो स्थापत्य का मतलब क्या होता है? कमेंट में फेंक के बताओ। तो स्थापत्य की विशेष में श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है। तो नटराज की जो मूर्तियां थी ना, इसको स्थापत्य के कला में जो है श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है। किसको? नटराज के मूर्ति को। किसको भाई? नटराज के मूर्ति को माना जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। कौन से कला में? तक्षण कला में। ये क्या करते थे? उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। समझ में आया? जो किसी भी धातु की या फिर पत्थरों को काटकर बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण किया, बहुत सारा मूर्ति बनाया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु जो है कांस्य मूर्ति का निर्माण हुआ, मतलब पत्थरों से ज्यादा जो है कांस्य मूर्ति का निर्माण होता है। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो है नटराज यानी शिव भगवान, नेटवर्क लाल कहा जाता है शिव भगवान को, पता है ना? तो नटराज की है सबसे सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो है किसकी है? नटराज की है, यानी शिव भगवान की, जो बड़ी संख्या में मिली है। बड़ी संख्या में माना बहुत ज्यादा मिली है। इन्हें जो है विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्ति जो है प्रायतः कैसी है? चतुर्भुज आकृति की है। और वही वाला बोल रहा है कि विशेषकर चोल युग के जो है श्रेष्ठतम प्रतिमाओं की रचना मानी जाती है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति यानी शिव भगवान की मूर्ति है। किसकी है भाई? शिव की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20।
समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बोल रहा है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है, तो सबसे अधिक विख्यात कौन सी है भाई? सबसे अधिक है कौन सी? नटराज शिव की मूर्ति, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा जो है सबसे प्रसिद्ध है। अगला है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है भाई? किसका है? गंधार का है क्या? नहीं। मौर्य का? नहीं। गुप्त का? नहीं। चोल का? बिल्कुल। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है भाई? किस रूप में? शिक्षक के रूप में। वे देखो क्या बोल रहा है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो भाई शिक्षक के रूप में, यानी शिक्षा देती है। देखो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में जो है प्रदर्शित करती है, और इस रूप में शिव अपने भक्तों को क्या करते हैं? तो सभी प्रकार के ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में जो है शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित किया गया है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नटराज नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नटराज नृत्य के भगवान, अरे भाई साहब बोल रहा है कि नटराज यानी शिव के, जो शिव भगवान है ना, उसकी मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करना है। बोल रहा है कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव को प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगला देखो, अगला बोल रहा है कि अपने दाएं कान में जो है, अपने दाएं कान में जो है वह पुरुष का कुंडल पहने हैं, और बाएं में एक महिला का। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको तो आदिशक्ति भी कहा जाता है ना, तो दोनों का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनके बारे में सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भगवान शिव की नटराज मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में जो है डमरू है, डमरू का सृजन प्रतीक किया गया है, और ऊपरी बाएं हाथ में जो है अग्नि यानी विनाश का प्रतीक माना जाता है ना, अग्नि को, ये प्रदर्शित करता है। और उनका दूसरा दाहिना हाथ जो है अभय मुद्रा में प्रदर्शित करता है, मतलब अभय मुद्रा में है। उसके बाद जो है दूसरा बायां हाथ जो है उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर जो है इशारा कर रहा है, जो है मोक्ष का मार्ग बता रहा है। उसके बाद नटराज की इस मूर्ति में शिव को जो है अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में जो है पुरुष का कुंडल पहनाया हुआ है। दाहिने कान में क्या है? तो पुरुष का कुंडल है। पुरुष का कुंडल नहीं समझ में आ रहा है? देखो ना, पवन सिंह लोग पहनता है, पवन सिंह कोई भी फिल्म स्टार जो है दाहिने कान में कुछ बाली वगैरह पहनता है, वही है पुरुष का कुंडल। और बाएं कान में जो है महिला का कुंडल पहने प्रदर्शित करता है। तो देखो ना, देवी जो लड़कियां रहती है वो क्या बोलते हैं, दोनों कान में बांधती है। तो वही चीज बोल रहा है कि जो नेटवर्क की मूर्ति है ना, उसमें एक तरफ जो है शिव भगवान दाहिने कान में कुछ पहने हुए हैं बाली, और एक तरफ जो है पार्वती माँ कुछ पहनी हुई है, तो वही चीज दिखा रहा है इसमें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 72 व्यापारी चीन में जो है किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी चीन भेजा गया था किसके काल में? तो कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। किसके काल में? कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। कौन शासक था भाई? चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। इसी के शासनकाल में जो है 1077 में जो है 72 व्यापारियों को एक चोल दूत मंडल भेजा गया था चीन। क्या भेजा गया था? तो चोल दूत मंडल भेजा गया था। कहाँ पे? चीन। कब भेजा गया था? 1077 में। कितने दूतों को भेजा गया था? 72 को भेजा गया था। 72 व्यापारियों को भेजा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक के लिए कौन प्रसिद्ध रहेगा? अच्छा, आप लोग का घर में अगर तालाब होगा तो आप लोग ही तैरने के लिए सीखेंगे। मेरे घर में कोई तालाब नहीं है, हमको तैरने आज तक नहीं आता है। यानी इसका मतलब है कि जो नदी के किनारे होगा उसी का नौसेना मजबूत होगा भाई। तो यहाँ पे देखो, नदी के किनारे नदी के किनारे कौन हो जाएगा? चोल हो जाएगा ना, चोल। तो इसकी नौसेना जो है सबसे तेज थी। एक ट्रिक बताएं, जब भी इस तरह ऑप्शन में चोल आएगा ना,
ऑप्शन में अगर यदि चोल आएगा तो आंसर किसको मारना है, आंसर हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है चोल को। आंसर आप लोग का सही होने का चांसेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ट्रिक समझ में आ गया? ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है ऑप्शन में चोल मार के आना है। चोल मिलेगा हो सकता है गोल, नहीं तो मिलेगा 10। हालांकि मिलेगा, नंबर ही मिलेगा, गोल नहीं देता है कभी। देखो, चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था जो चोलों के पास अश्व, गज और पैदल नौसैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत जो है क्या थी, शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्हें जो है श्री विजय, सिंघल और मालदीव आदि द्वीपों पर जो है विजय प्राप्त किया था। भाई किसी को अगर हथियार ना है तो तुम्हारे पास सिर्फ भाला रहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे पास सब चीज रहना चाहिए। एक युद्ध करने के लिए हर प्रकार का युद्ध पोत होना चाहिए, यानी तलवार रहना चाहिए, उसके बाद शक्तिशाली नौसेना होना चाहिए, फिर थल सेना मजबूत होना चाहिए, जल सेना मजबूत होना चाहिए, आर्मी नेवी कमांडर सब एकदम मजबूत होना चाहिए, तभी आप किसी क्षेत्र को कब्जा सकते हैं। समझ में आ गया? अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है भाई कि निम्नलिखित, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल में अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था? कलचूरी है क्या है? प्राचीन हिंदू राजवंशों में सभी सम्राट प्राय अपने जीवन का, हाँ देखो क्या होता था ना, जो प्राचीन काल था ना उसमें सभी सम्राट क्या करते थे, अपने आने वाले उत्तराधिकारी, मतलब आने वाला कोई जो भी राजा बनेगा उसको पहले ही डिसाइड कर देता था कि आने वाला राजा जो है मेरा पहला बेटा बनेगा या फिर दूसरा बेटा बनेगा। जो योग था उसके अनुसार जो है उसको राजपाट सौंप दिया जाता था, मतलब बता दिया जाता था कि यही अगला राजा बनने वाला है। अभी तो चुनाव होता है ना देश का प्रमुख का, तो लेकिन पहले क्या होता था, तो पहले जो राजा था वही अपना बेटा इन लोग को या फिर अपने रिलेटिव्स को किसी को नियुक्त कर देता था कि अगला उत्तराधिकारी जो होगा यही होगा। तो प्राचीन काल के हिंदू राजवंश के सभी सम्राट जो है प्रायतः क्या करते थे, अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद जो है उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई जाती है। तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोग किसके साथ जा सकते हैं भाई? बी के साथ, कहेंगे ऑप्शन में दिख रहा है चोल। अभी ट्रिक बताए थे कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है और ऑप्शन में चोल रहेगा तो मार के आना चोल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, और एक ट्रिक बताएं, ये आएगा ना, ये राजेंद्र प्रथम किसी ऑप्शन में, राजेंद्र प्रथम किसी ऑप्शन में यदि आएगा और समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो राजेंद्र प्रथम को ऑप्शन टिक लगा के आना है। ये होता भाई ट्रिक होता है, किसी भी क्वेश्चन को जब कुछ भी ना समझ में आए तब किस तरह करके सॉल्यूशन निकालना है। देखो, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था राजेंद्र प्रथम ने। कौन? राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र चोल, दोनों एक ही हो जाएगा। देखो, राजा राज प्रथम की मृत्यु के बाद जो है उसका योगोत्तम पुत्र जो योग है वो पुत्र जो है राजेंद्र प्रथम बनता है, सम्राट बना। उसने अपने पिता के साम्राज्यवादी नीति को अपने आगे बढ़ाया और राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल शक्ति का चरमो उत्कर्ष काल माना जाता है। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया। उसके बाद 1017 में उसने संपूर्ण सिंघल यानी श्रीलंका पर जो है अधिकार कर लिया। इसका बाप का नाम था क्या? इसका बाप का नाम था राजा राज प्रथम। इसका बाप राजेंद्र प्रथम का। इसका बाप गया था श्रीलंका हमला करने के लिए, लेकिन श्रीलंका को पूर्णतः नहीं जीत पाया। इसका बेटा आया, बोला बाप नहीं किया वो हम करेंगे, तो जीत लिया श्रीलंका को। तो श्रीलंका को जीतने वाला शासक कौन आ जाता है भाई? क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका को जीतने वाला शासक का क्या नाम है? राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र चोल। क्लियर है? जीत लिया था। सिंघल राजा था उस समय महेंद्र प्रथम। कौन था? महेंद्र प्रथम को। बोलेगा कि किसको हरा के जीता था? तो महेंद्र महेंद्र पंचम को हराकर जीता था और बंदी बनाकर जो है चोल राज्य में ले आया था। बोलो चल तुम यहाँ क्या करेंगे, हार गया तो चलो मेरे साथ। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में जो है गंगा घाटी तक जो है सैन्य अभियान किया था और पाल शासक महिपाल को भी क्या किया था? पीट पाट दिया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आएगा कि गंगे कोंड की उपाधि किस शासक को हराने के बाद राजेंद्र चोल ने धारण की?
तो महिपाल शासक को हराने के बाद, महिपाल किस साम्राज्य का शासक था? तो पाल वंश का शासक था। पाल वंश का शासक महिपाल को पराजित करता है। उसके बाद उस उपलक्ष्य में, उस विजय के उपलक्ष्य में गंगेकोंड की उपाधि धारण करता है राजेंद्र प्रथम, तथा गंगेकोंडचोलपुरम नामक एक नया राजधानी का स्थापना करता है। बोलता है अब एक नया राजधानी बनाया जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा भाई? गंगेकोंडचोलपुरम। क्या नाम रहेगा? गंगेकोंडचोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना करता है। विजय के बाद गंगा जल लाकर जो है उसे मंदिर परिसर में सिंकेनी जैसे टैंक में जो है मिश्रित किए जाने का विवरण मिलता है। नवीन राजधानी के निकटतम ही उन्हें सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक जो है विशाल तालाब का भी निर्माण करता है। देखो क्या हुआ था जब महेंद्रपाल को हराया था ना, किसको हराया था? महिपाल को। पाल शासक था महिपाल। महिपाल को जब हराया था उसके बाद वहां से जो गंगा नदी है वहां से एक लोटा पानी लेके आया था। कौन? राजेंद्र प्रथम। एक गड्ढा खोदा, उसके बाद गड्ढा में डाल दिया, उसके बाद पानी मिला दिया और इसका नाम दे दिया चोल गंगम। क्या नाम दे दिया? चोल गंगम। क्योंकि चोल साम्राज्य का था वो राजा ठो। गंगा का पानी लेके आया और तालाब खोदा, उसमें डाल दिया, नाम दे दिया चोल गंगम। क्या नाम दे दिया? चोल गंगम। सिलेबस बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है गंगेकोंडचोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजेंद्र बाबू के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं यार, सॉरी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा, नॉट ए प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तो हो जाएंगे, दूसरा हो गया ना राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? कुछ भी समझ में ना नहीं आएगा। और ऑप्शन में क्या रहेगा भाई? ऑप्शन में रहेगा आपका ये राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रथम को मारना है। यहाँ पे राजेंद्र प्रथम नहीं था, लेकिन राजेंद्र द्वितीय भी तो नहीं था, इसलिए राजेंद्र है ना, राजेंद्र ये बहुत अच्छा आदमी था। जो लड़ाई पीट करने जानता हो वो अच्छा ही आदमी रहता है। कहीं उसके खिलाफ कोई भी यदि बोलेगा तो बस पीट पाट देगा, फिर वो अच्छा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। चलो अगला क्वेश्चन है किस चोल राजा ने जल सेना जो है प्रारंभ किया था? तो कौन किया था? राज प्रथम ने। कौन किया था भाई? राज प्रथम ने जो है जल सेना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। देखो चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक हो जाता है प्रांतक द्वितीय। कौन आ जाता है भाई? प्रांतक द्वितीय। समुद्र चोल कहा जाता है इनको। और इनका इसका पुत्र जो है कौन आ जाता है? तो अरिमोलीवर्मन जो है 985 में राजा राज के नाम से गद्दी पर बैठता है। अच्छा क्वेश्चन ये आएगा कि राजा राज प्रथम का नाम क्या था? तो अरिमोलीवर्मन। अरिमोलीवर्मन क्या किसका नाम था? राजा राज प्रथम का। राजा राम के नाम से गद्दी पर बैठता है। यह जो है विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था और महान निर्माता था। राजा राज प्रथम ने एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया और उसने जो है समस्त भूमि की माप करवाई थी। समस्त भूमि की क्या की थी? तो माप करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है चोल शासक का नाम बताना है। किसका नाम बताना है भाई? चोल शासक का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के ऊपरी भाग पर जो क्या किया था? तो विजय प्राप्त किया था। तो श्रीलंका के ऊपरी ले जाने बोलो ना, हम लेट से जाएंगे। चोल शासक था, क्या नाम था? देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के ऊपरी भाग पर क्या किया था? तो विजय प्राप्त किया था। श्रीलंका के ऊपरी भाग पर विजय करने वाले शासक का नाम हो जाता है राज प्रथम। क्या हो जाता है भाई? राज प्रथम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोल शासक राज प्रथम ने सिंघल यानी श्रीलंका, अच्छा और बोलेगा यहीं पे क्वेश्चन आता है कि ऊपरी भाग नहीं, पूर्णतः श्रीलंका को जीता था। तो पूर्णतः श्रीलंका को जीता था राजेंद्र प्रथम ने। कौन? राजेंद्र प्रथम ने। लेकिन श्रीलंका के ऊपरी भाग को कौन जीता था? राज प्रथम ने। चोल शासक था राज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी सिंघल को जो है जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। विजय क्षेत्र में राज प्रथम के
ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोन रुआ को इस क्षेत्र में की जो है राजधानी बनाया था, और इसका नाम हो जाता है क्या, जगन्नाथ मंगलम। जगन्नाथ मंगलम रखता है। राजा राज सेव मतलम्बी था, उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। तो सिलोन पर विजय करने वाला शासक कौन हो जाता है। तो भाई अभी एक ट्रिक बताए थे ना कि देखो जब भी ऑप्शन में ये रहेगा ना मार के आ जाना। हालांकि सिलोन पर आक्रमण करने वाला और विजय प्राप्त करने वाला राजा राजेंद्र प्रथम हो जाता है। कौन हो जाता है, राजेंद्र प्रथम हो जाता है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंगलदीप पर या फिर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया का कार्य पूर्ण किया। यद्यपि राजा राज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था, वहां के कुछ प्रदेशों को अधिकार कर लिया था। अभी बताएं कि श्रीलंका के ऊपरी भाग को जीता था राजा राज प्रथम ने, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर जो है उसका अधिकार नहीं हो पाया था। किसका, राजा राज प्रथम का। उसके बाद इसका बेटा कौन आता है भाई, इसका बेटा आता है राजेंद्र चोल। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को, किसको, महेंद्र पंचम माने महेंद्र शासक 5 गो हुआ, महेंद्र शासक 5 गो हुआ। हालांकि बहुत सारा राजा हुआ तो सबको थोड़ी याद रखना है इतिहास में उसी को दर्जा दिया जाता है जो थोड़ा सा कुछ काम किया हो। समझ में आ गया। तो वह शासक क्या हो जाता है, नाम रहता है महेंद्र पंचम, और उसी को जो है बंदी बनाकर चोल साम्राज्य में भेज दिया था। कौन, राजेंद्र प्रथम ने। जहां 12 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई भाई, तो मृत्यु हो गई थी महेंद्र पंचम की, और संपूर्ण श्रीलंका पर जो है राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया था। क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन देखो। आगे है, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध जो है, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप सुमात्रा जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व करता है। देखो इस क्वेश्चन का भी हमको आंसर नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्या जाएंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन में देखेंगे कि क्या हम लोग जो पढ़े हैं वो ऑप्शन हुआ है तो टिक मार देंगे, सही होगा नहीं होगा बाद भाड़ में जाए भाई, एग्जाम में जानेगा। देखो राजेंद्र प्रथम के बारे में चोल साम्राज्य का था, पता था ना, ऑप्शन नंबर सी। खाली ऐसे ही मार के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझाएंगे सब, और बताएंगे भी किस तरह करके, नहीं आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। देखो इनमें से किसने, बोल रहा है कि जो नीचे दिया गया है ऑप्शन में 4 गो, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट का था अमोघ वर्ष, उसके बाद प्रताप रुद्रदेव ये काकतीय वंश का था, राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश का था, और विष्णुवर्धन ये होशल वंश का हुआ करता था। ये 4 गो दिया है। बोल रहा है इनमें से, चारों में से शक्तिशाली समुद्री राज का मतलब हो गया जो समुद्र के क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था, समुद्र के क्षेत्र में था। समुद्री राज श्री विजय के विरुद्ध जो है किसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा निकटवर्ती द्वीपों पर था। तो देखो सुमात्रा, जावा निकटवर्ती देश क्या है, इंडोनेशिया है। तो बोल रहा है सीधा इसका पूछने का अर्थ है, लेकिन टेढ़ा करके पूछा है, सीधा ही बोलना चाह रहा है, इसका थिंकिंग समझो। ये बोलना चाह रहा है कि इंडोनेशिया के क्षेत्र पर जो है एक सफल अभियान किसके नेतृत्व में किया गया है। तो इंडोनेशिया पर कब्जा करने वाला शासक का नाम हो जाता है राजेंद्र चोल, और वही पूछ रहा था। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ हौच पच करके पूछ दिया है, सुमात्रा जावा दे दिया है सब चीज। देखो श्री विजय नामक समुद्री साम्राज्य मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा तथा आसपास के द्वीपों पर जो है प्रभावी नियंत्रण रखने वाला शक्तिशाली साम्राज्य था। तामिल अभिलेख में जो है राजेंद्र प्रथम द्वारा, किसके द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा 1025 में कंडारम यानी कधा क्षेत्र और श्री विजय के विरुद्ध जो है सफल समुद्री अभियान का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चोल नौसेना ने वहां क्या किया था, निर्णायक सैन्य सफलता प्राप्त की थी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। होय होय होय। देखो
ये बोल रहा है कि वह चोल राजा का नाम बताना है जिसने श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया। श्रीलंका को जो कब्जा करके रखा हुआ था ना राजेंद्र चोलवा या फिर राजेंद्र प्रथम। तो बोल रहा है कि चोल राजा का नाम बताना है जिसने श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया, मैंने आजाद कर दिया। उसके बाद बोला कि मेरी बेटी को भी ले जाइए। तो अपनी बेटी को जो है उसी के साथ विवाह कर दिया था, तो उसका नाम था कुलोत्तुंग प्रथम। क्या नाम था? कुलोत्तुंग प्रथम। ये क्या किया बकलोलवा, ये श्रीलंका को तो जो मतलब भारत के एरिया में, मान के चलो कि भारत के एरिया में मिलाया गया था, उसको दे दिया श्रीलंका को। बोला कि जाओ श्रीलंका तुम अलग हो जाओ, तुमको स्वतंत्र कर रहे हैं इससे। उसके बाद मेरी बेटी को ब्याह कर लिख के ले जाओ। ये कैसा राजा है भाई? तो इसका नाम क्या हो जाता है? कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के समय जो है श्रीलंका के राजा विजय बाहु हुआ करते थे, और विजय बाहु ने ही अपनी स्वतंत्रता जो है घोषित कर दी। किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका के चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। मतलब वही बोले ना कि लड़ाई ही नहीं किया, बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है, श्रीलंका अलग हो रहा है अलग हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। कुलोत्तुंग प्रथम वही बोल रहा है, प्रदर्शन नहीं किया। और उसने अपनी पौत्री का विवाह जो है श्रीलंका के राजकुमार बीरपेरुमल के साथ जो है कर दिया था। समझो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि नीचे दिए गए जिसमें से एक कथन ए है, दूसरा क्या है? कारण आर है। कथन में बोल रहा है कि हमें चोलों के विषय में जो है उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। हमें चोलों के विजय के, देखो बोल रहा है कि हमें चोलों के विषय में, किसके बारे में? चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंश जो है उसकी अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। अच्छा, ये बोल रहा है, सुनो। हमें चोलों के विषय में जो है, विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा, जो उसके पूर्ववर्ती आसपास के राज हैं उससे ज्यादा, चोलों के विषय में जो है जानकारी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि चोल शासक ने, किसने? तो चोल शासक ने मंदिरों की दीवार पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उसकी विजयों का ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। हाँ, देखो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, क्या करना है? यहाँ पे क्योंकि लगा के देखना है। क्या लगा के देखना है? क्योंकि लगा के देखो। यहाँ पे हम क्योंकि लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्योंकि हमें चोलों के विषय में, किसके विषय में? चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा, जो उनके पूर्ववर्ती राजवंश हैं उससे ज्यादा अधिक जानकारी मिलती है। क्योंकि चोल शासक ने क्या किया था? तो मंदिरों की दीवार पर अभिलेख बनाया था, और मतलब अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण के बारे में बताया गया है। और यही विवरण को जान के हम लोग उस राजवंश के बारे में बता करते हैं। सही बात है। यानी क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हो जाएगा, और आर जो है ए का व्याख्या करेगा। क्लियर है? देखो देखो, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजा राज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए, और राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं उसके काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने का जो है प्रथा प्रारंभ किया था। इसका अनुसरण बाद में राजाओं ने किया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसके इतिहास के संदर्भ में, तो भारत के इतिहास के संदर्भ में बोल रहा है एरापति का मतलब बताना है भाई, उसके बाद तनियूर का मतलब बताना है, उसके बाद घटिका का मतलब बताना है। एरापति जो होता था ना भाई, ये क्या होता था? ये एक प्रकार का भूमि हुआ करता था, जिससे मिलने वाला राजस्व जो है अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। यानी एक नंबर सही हो जाएगा। एरापत्ति क्या था? तो भूमि था जिससे मिलने वाला राजस्व जो था वो अलग से जो है ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। क्लियर है? उसके बाद देखो घटिका के बारे में। ये क्या था भाई? ये मंदिरों के साथ जो है मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय हुआ करता था। तो प्रायः मंदिरों के साथ जो है संबंध
विद्यालय का हुआ है। मतलब ये दोनों ठीक है, एक ठीक है और तीन ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो तीन यहाँ पे, एक यहाँ पे नहीं है, इसको काट दो, यहाँ पे तीन नहीं है, इसको काट दो, यहाँ पे तीन है सिर्फ, एक नहीं है, इसको काट दो, एक तीन दोनों है यहाँ पे, राइट आंसर। अब देखो, देखो एरापति क्या है, देखो एरापत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी, क्या होती थी, भूमि होती थी जिसमें मिलने वाला जो है राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। सातवीं आठवीं सदी में दक्षिण भारत में जो है घटिया, घटिका सॉरी घटी घटिया नहीं घटिका, घटिका प्राय जो है मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय हुआ करता था। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें हम लोग तनियूर के नाम से या फिर तुर्कुरम के नाम से जानते थे। तनियूर बोलो या फिर तुर्कुरम बोलो। क्लियर है, ये क्या था भाई, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन के बड़े नगरों में अलग ग्राम संघ हुआ करता था, ना कि एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम, ये नहीं था। तो 2 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जिसके कारण 2 नंबर कट जाएगा। 2 नंबर यहाँ है, दोनों कट जाएगा। 1 नंबर सही है तो बी में है नहीं 1 नंबर, बी नंबर तो भी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बोलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, विदेशी व्यापार से संबंध हुआ करता था किसका भाई, तो इसका नागदेशी का और मणिग्रामम का, इसका मणिग्रामम का और नागदेशीय का। देखो श्रेणी एक प्रकार का क्या था, व्यवसाय करने वाला लोगों की समिति हुआ करता था। नगरम क्या था भाई, नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठन को कहा जाता था, जो व्यापारी का स्थानीय संगठन हुआ करता था ना, उसको कहा जाता था नगरम। तो नगरम देख लिए, श्रेणी देख लिए, अब देखना है किसको, नाना देशी को और मणिग्रामम को। इस प्रकार जो है संगठन कांची तथा मल्लमपुर में विद्यमान थी। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जो है जानकारी प्राप्त होता है। ये व्यापारिक संघ हैं। मणिग्रामम क्या है भाई, ये व्यापारिक संघ क्या हो जाता है भाई, मणिग्रामम। उसके बाद नाना देशी या फिर नाना देशी बोलो, फिर है बलेंग, फिर है बलंजियर, उसके बाद इंदौर आदि, ग्रामीण मम्मम, फिर है नाना देशिस, दूसरों देश के साथ जो है व्यापार करते थे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। तो कल्याणी को बेंगी से जोड़ने वाला मार्ग हो जाता था तगर। कौन सा हो जाता था, तगर। तो तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था और यह जो है कल्याणी को बेंगी मार्ग पर स्थित था, मतलब कल्याणी को बेंगी से जोड़ता था। अच्छा बेंगी क्या था भाई, वही चालुक्य का ही एक भाग हुआ करता था। कल्याणी का चालुक्य, बेंगी का चालुक्य। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक हो जाता है आपका पुलकेशिन द्वितीय। कौन हो जाता है भाई, पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा कमेंट में ये फेंक के मारना है, कमेंट में क्या फेंक के मारना है पता है, कमेंट में ये फेंक के मारना है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है उत्तर भारत में, पुलकेशिन द्वितीय जो है उत्तर भारत के किस शासक को हराया था। जब उत्तर भारत का कौन सा शासक आ रहा था दक्षिण भारत हमला करने के लिए, तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ झड़प होता है और पुलकेशिन द्वितीय जो है उसको मार के गिराता है। उसके उपलक्ष्य में आपका अभिलेख भी बनाता है। इसको आप लोग को कमेंट में फेंक के मारना है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक में सर्वाधिक योग्य था, शक्तिशाली था और उसने 1060 से 1042 तक शासन किया था। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। कहां से, ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है 40 नंबर। 40 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अच्छा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा, वंश का नाम बताना है